तो आज का जो टॉपिक आप लोग सभी डालेंगे वो क्या डालेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला जो कंपोनेंट आप लोग डालेंगे इसके अंदर वो आएगा, क्या आएगा? प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या आएगा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे कैपिटल सी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल सी से। क्या लिखना है इसके अंदर? देखिए, इट, मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by households, incurred by households on purchase of goods and services during an accounting year। ठीक है, आगे देखेंगे। कंजम्पशन is directly related with disposable income, full stop। as increase in disposable income, comma, consumption also increases and vice versa। ठीक है। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल आई। क्या आप लोगों को प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ में आया? मैंने क्या लिखा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मैंने ये बताया कि ये वो खर्चा होता है जो हाउस होल्ड वाले करते हैं। कौन करता है? हाउस होल्ड वाले। किस पे करते हैं? गुड्स और सर्विस की परचेज पर। समझ में आ गया? कोई भी खर्चा। हेलो, हाँ जी, वॉइस आ रही है? क्लियर? वॉइस क्लियर है सभी को? यस और नो? ओके। तो यदि हाउस होल्ड वाले गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पर कोई भी खर्चा करते हैं उसे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं दोनों। कौन? कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम, ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं ये कहूं कि इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और इनकम कम हो रही है तो कंजम्पशन कम हो। क्लियर है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है आप जो भी इनकम कमाते हो, सपोज करो मैंने महीने में 30,000 कमाया, 30,000 मेरी इनकम है। समझ में आया? अब उसमें से मान लो कि मुझे टैक्स और सरकार को जो ड्यूटीज वगैरह या कोई मेरा फाइन हो गया, चालान हो गया, वो पे करना पड़ा। मान लो कितना पे करना पड़ा? 2000। तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होगी जो मैं आफ्टर पेइंग ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस वगैरह पे वगैरह करने के बाद जो मेरे पास आएगी या मेरे घर में आएगी, तो वो डिस्पोजेबल इनकम है। समझ में आया? जो जिसे मैं डिस्पोज कर सकता हूँ।
तो 30,000 में से यदि मैं 2,000 ये टैक्स ड्यूटी से सब माइनस कर दूंगा तो दैट इज 28,000, ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? हिंदी में से बोलते हैं प्रयोज्य आय। कौन सी आय? प्रयोज्य, प्रयोज्य आय। समझ में आ रहा है? अब आगे अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारा? अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है इसके अंदर कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं फर्म्स। फर्म्स करेंगी, ठीक है। किसके ऊपर करेंगी? मशीन्स, टूल्स या फिर रॉ मटेरियल के ऊपर। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? लिखिए इट रेफर्स, नोट साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, टू द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर incurred by all private firms, private firms on capital goods। capital goods क्या होते हैं? लाइक मशीनरी वगैरह। समझ में आ गया? मशीन्स वगैरह, कैपिटल गुड्स, फुल स्टॉप लगाएंगे। इट इंक्लूड्स, इट includes increase in physical capital assets, physical capital assets like machinery and change in इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है वही रॉ मटेरियल में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकालते हैं, याद आया? तो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल। जो कंपनी रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करती है उसे बोलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और फिजिकल कैपिटल एसेट्स आपको पता ही है, जैसे मशीन, टूल्स वगैरह। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो जरा ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए। चलिए, बहुत कम बच्चे जो है रिप्लाई देते हैं, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। ये हो गया भाई, हटा दूं? रह गया किसी का? हटा रहा हूं मैं इसे। साथ साथ नोट डाउन करते रहना है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब आ जाइए सेकंड स्लाइड पे। बाई चांस कुछ छूट भी जाए तो आप क्या कर सकते हो, उसे आप बाद में पीडीएफ की हेल्प से अपना कंप्लीट कर भी सकते हो। पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा ना। थर्ड में क्या कह रहा है आपसे? थर्ड में कह रहा है आपसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सरकारी एक्सपेंडिचर क्या है भाई? जिसे हम लोग दिखाते हैं कैपिटल जी से। जिससे कैपिटल जी से इसमें लिखेंगे भाई ये खर्चा कौन करती है? सरकार करती है। तो इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred incurred by incurred by the government, incurred by the government on on consumer goods, on consumer goods and and capital goods and capital goods to satisfy
the common needs, to satisfy the common needs of the economy, of the economy. समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकार खर्चा कर रही है, सरकार खर्चा कर रही है किसके ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और कैपिटल गुड्स के ऊपर। समझ में आया? लेकिन किसकी वांट सेटिस्फाई करना चाहती है, टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स। कॉमन नीड्स मतलब, कॉमन नीड्स क्यों बोला जा रहा है इसे, क्योंकि ये पब्लिक की है, ये किसी एक इंसान की नहीं है। समझ में आया? ये पूरी पब्लिक की नीड्स है, इसीलिए सभी सारी पब्लिक की नीड्स है। आगे देखेंगे इसमें, इट इंक्लूड्स government, it includes government consumption expenditure, government consumption expenditure like expenditure on law and order, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कानून वगैरह पे जो खर्चा होता है, पुलिस वगैरह मेंटेन, पुलिस वगैरह की जो सैलरी वगैरह जा रही है, ये सब चीज़ें, एजुकेशन, ठीक है ना, हेल्थ पे जो सरकार खर्चा कर रही है। अब जैसे कोविड के आपको इंजेक्शन मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सरकार का क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट आप देखते हैं कि डीटीसी बस, ठीक है जी, या जो इंडियन रेलवेज है, ये सरकार का क्या है, डिफेंस के ऊपर जो खर्चा सरकार कर रही है, एक्सेट्रा। तो ये सरकार का सारा कौन सा खर्चा कहलाता है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? एंड अब ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। कैपिटल गुड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का, देखिए क्या लिखा है मैंने, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्या क्या है उसमें, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, कॉमा रोड्स, कॉमा पावर प्लांट्स एक्सेट्रा, कॉमा एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। तो ये सरकार का कौन सा खर्चा माना जाएगा, ये सरकार का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि रोड बनाना, पावर प्लांट बनाना। क्लियर हो गई बात, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। 4th नंबर पे आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो जरा बी फॉर बॉल टाइप कर दीजिए, बी फॉर बॉल टाइप कर दीजिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो। ठीक, वेरी गुड। अब आ जाते हैं 4th नंबर पे। अभी एक सेकेंड, 4th से भी पहले एक बुलेट और लिखनी है इसी के अंदर। क्या कि these expenditures by government is generally guided by, ठीक है, क्या, सोशल वेलफेयर, क्या, सोशल वेलफेयर, ठीक है जी। मतलब ये खर्चा सरकार क्यों करती है, किस लिए करती है, सरकार का ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये सोशल वेलफेयर की वजह से होता है। सरकार सोशल वेलफेयर करना चाहती है, या ये कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाना चाहती है, इसलिए सरकार ये खर्चा करती है। जिसका ये नोट हो जाए फटाफट से सी फॉर कैट टाइप करेगा, जिसका ये नोट हो जाए सी फॉर कैट, जिसका कंप्लीट होता जाए सी फॉर कैट, जल्दी से। जिसका होता जाए सी फॉर कैट टाइप कर देगा।
दिव्यांश लिख लिया बेटा, दिव्यांश हो गया, ठीक। आगे देखते हैं बेटा, अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स, इसका सिंबल होता है x-n। तो सबसे पहली बात तो आपको एक्सपोर्ट का मतलब पता ही होगा कि एक्सपोर्ट क्या होता है, कि जो हमने फॉरेन कंट्री को बेच दिया, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स इंडिकेट्स, एक्सपोर्ट्स इंडिकेट्स डिमांड फॉर, डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है, बाय अब्रॉड, बाय अब्रॉड, फुल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट्स रेफर टू, रेफर टू डिमांड्स of the residents of the country for the goods that have been produced in abroad। इंपोर्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो, कि एक्सपोर्ट का मतलब तो कि ये है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स है, मतलब हमारे यहाँ जो बने हैं, उनकी डिमांड कौन कर रहा है, अब्रॉड कर रहा है। समझ में आ गई बात। और इंपोर्ट का मतलब क्या है, कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं, जो रेजिडेंट है हमारी कंट्री के, या द कंट्री मतलब हमारी कंट्री के, मतलब डोमेस्टिक कंट्री के बारे में बात की जा रही है। समझ में आ गया, डोमेस्टिक कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो हमारे यहाँ के रेसिडेंट मतलब हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कौन से गुड्स की, वो गुड्स जो कि कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, अब्रॉड में, उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, exports and imports is termed as, is termed as, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के नेट एक्सपोर्ट, क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, यानी नेट एक्सपोर्ट जो है, यानी नेट एक्सपोर्ट जो है वो किस किस का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। क्लियर है। इसके बाद अब ये किस पे डिपेंड करता है, आगे देखिए क्या लिखा, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड एक तरीके से मान के चलिए क्वांटिटी की बात हो रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स generally depends on, depends on किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहली बात तो रेट ऑफ एक्सचेंज, कि आपकी कंट्री में रेट ऑफ एक्सचेंज कैसी है, कॉमा कॉमा रिलेटिव, रिलेटिव प्राइजेस ऑफ गुड्स, कॉमा 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 एक्सचेंज, एक सेकेंड,
क्या लिखा? एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया, और रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड, कॉमा एक्सचेंज ड्यूटीज हो गया, क्या आ गया? एक्सचेंज ड्यूटीज हो गया, कॉमा ट्रेड पॉलिसी हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया, कॉमा एक्सेट्रा। मतलब हमारा नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा या कम होगा, नेट एक्सपोर्ट की जो मैग्नीट्यूड का मतलब एक तरीके से उसकी जो क्वांटिटी है नेट एक्सपोर्ट की, ज़्यादा या कम होगी। ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पहला रेट ऑफ एक्सचेंज पे, दूसरा रिलेटिव प्राइजेस पे, तीसरा एक्सचेंज ड्यूटीज पे, चौथा ट्रेड पॉलिसी पे, और फिर और भी रीजन। बच्चे कहते हैं सर कैसे? भाई रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, याद है? फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा था आपने चैप्टर, ठीक है। अब मान के चलो इंडियन करेंसी सस्ती चल रही है, तो जाहिर सी बात है अगर इंडियन करेंसी सस्ती चलेगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? मान के चलो कि अगर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डाउन हो जाए, मैं आपसे सीधा सीधा कहता हूँ, मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। और इंडियन करेंसी का कम होते ही जो प्राइस है इंडियन गुड्स के जो प्राइस है वो भी सस्ते हो जाएंगे। जो प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स है वो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली इंडियन गुड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑटोमेटिकली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सपोर्ट के ज़्यादा होते ही नेट एक्सपोर्ट भी क्या आएगा? बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जिसे आप एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, इसका असर लास्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? नेट एक्सपोर्ट पे पड़ रहा है। ये तो मैंने सिर्फ अभी रेट ऑफ एक्सचेंज बताया, इसके अलावा भी रिलेटिव प्राइसेस भी हो सकता है। एक्सचेंज ड्यूटीज का मतलब है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज लगती हैं, तो इन सब का असर जो है वो पड़ता है, किसके ऊपर पड़ता है? नेट एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो एक एग्जांपल ट्रेड पॉलिसी का दे देता हूँ, ट्रेड पॉलिसी का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। जब आपने देखा कि ट्रेड पॉलिसी जो थी, अगर मैं बात करूं, टाइम की बात करूं, तो आपको पता होगा जैसे बिफोर बिफोर 1991 जब एलपीजी पॉलिसी नहीं आई थी, उससे पहले हमारे यहाँ की ट्रेड पॉलिसी कैसी थी? आपने देखा होगा, काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव थी। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है बहुत बाहर की कंपनियों को इंडिया नहीं आने दिया जाता था, या उनके बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ वगैरह लगा के रखते थे, मतलब एक तरीके से लिबरल नहीं थी। तो जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो थे वो दोनों ही कैसे रहते थे? जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही कैसे रहते थे? कम रहते थे। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कुल मिला के इंडिया का जो नेट एक्सपोर्ट था, कुल मिला के इंडिया का जो नेट एक्सपोर्ट था वो कम रहता था। जब 1991 में हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी को ले आए, तब ये पॉलिसी कैसी थी? लिबरल थी, और जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू पहले से बढ़ गई। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए, और ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चारों चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्लियर है, अच्छे से। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि एडी जो है वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का क्या था? एक तरीके से सम है। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? एडी क्या है? क्योंकि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ये जो मैंने बताया है, ये जो मैंने बताया, ये किसके अंदर बताया है मैंने? फोर सेक्टर इकोनॉमी में। मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर हम चारों सेक्टर लेके चल रहे हैं। फोर सेक्टर कौन कौन से? हाउस होल्ड प्लस फर्म सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर और प्लस जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है जिसे आप अब्रॉड बोलते हैं। तो चारों सेक्टर के साथ हमने इस एडी को बनाया है। क्लियर है भाई? पिछला वाला सब नोट हो गया? अगर ये सारा नोट हो गया, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड है, तो प्लीज सभी बच्चे जरा ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए। अगर नेट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सब कुछ आपने नोट कर लिया है
तो ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए जल्दी से, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए बिल्कुल अच्छे से। चलिए वेरी गुड, शाबाश। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन अब क्योंकि 12th क्लास में आप लोगों को जो है वो सारा नहीं पढ़ना है। 12th क्लास में आप लोगों को सिर्फ 2 सेक्टर का मॉडल पढ़ना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, नोट करते हुए लिखेंगे, साइड में नोट लिखते हुए लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इवन दो, क्या लिखेंगे ऐसे, इवन दो we will assume that there is a closed there is a closed economy there is a closed economy, and AD is a function of only consumption, expenditure, and investment एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि इवन दो का मतलब है कि हम ये जानते हैं कि एडी के कितने कंपोनेंट होते हैं, 4। ये एस है, हैज, ठीक है ना। एडी के 4 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हमने क्या एज्यूम कर लिया, अब एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हमने कौन से, क्लोज इकोनॉमी मॉडल, और वो भी कितने का, सिर्फ 2 सेक्टर। क्लोज मॉडल मतलब 2 सेक्टर मॉडल हमने जो है हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। और 2 सेक्टर में तो आपको पता ही है क्या आता है, सी और आई, याद रहेगा क्या आता है, क्या आता है, सी और आई आता है। तो कुल मिला के दैट इज, आप ऐसे करके लिखेंगे, दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। और इतना लिखने के बाद इसे इस तरीके से बॉक्स में डाल, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये जो है ये क्या है, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। क्या है ये, 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर है भाई, बात अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। चलिए भाई, अगर उतर गया हो, नोट हो गया हो, फटाफट से बी फॉर बॉम्बे टाइप कर दीजिए, ताकि मैं पेज आपका टर्न कर दूं। अगर किसी का कुछ रह जाएगा तो उसे वो पीडीएफ की फॉर्म में बाद में मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाद में आप मैच करके अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे टाइप कर दीजिए। अभी 3 ही बच्चों का बी फॉर बॉम्बे आया है, जल्दी से नोट डाउन करिए और टाइप करिए फटाफट से, ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं। चलिए, किसका नहीं आया अभी तक? खुशी का नहीं आया है, मुस्कान गोला का नहीं आया है, जल्दी से करिए। मुस्कान गोला आपका हुआ बेटा? बढ़ा दें आगे। चलिए बढ़ जाऊं आगे। चलिए बेटा, तो अगला टॉपिक जो है इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है नोट। अभी नोट ही चल रहा है, मतलब नोट में जो है एक एक, ये तो फर्स्ट नोट था, अब सेकंड नोट लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। नोट में ही सेकंड पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको। क्या है कि फॉर सिंप्लिसिटी, मैंने लिखवा दिया, आप लोगों को नहीं लिखवाया? फॉर सिंप्लिसिटी
मतलब सेकंड नोट नहीं है, सॉरी, ये नोट 2 नहीं है, ये उसी के आगे लिखना था, ये उसी के आगे लिखना था। या आप इस तरीके से वो दे सकते हैं, सिंप्लिसिटी फॉर सिंप्लिसिटी कॉमा it is assumed that, क्या assume कर लिया हमने, it is assumed that investment expenditure क्या लिखा हमने कि दैट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, हाँ इसे आप लोग नोट 2 ही डालेंगे क्योंकि ये कुछ अलग बात है, ये वो बात नहीं है। तो ये तो हम लोग समझ ही चुके थे कि पिछले नोट में कि ये C+I मतलब 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ने के बावजूद भी ये जो आपका आई है, इस आई को आप क्या मान लोगे, कांस्टेंट मान लोगे। क्या मान लोगे, क्या मान लोगे, कांस्टेंट मान लोगे। यही मैंने बताया कि सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये मान लिया है कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा है, ऑटोनोमस है और इंडिपेंडेंट है किससे, इनकम से। इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम का क्या मतलब होता है, ये चीज समझिए। इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम का क्या मतलब होता है कि अगर इनकम बढ़े भी या घटे भी आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम, याद रहेगा। चलिए, इतना अगर आप लोगों का हो गया है तब आप लोग सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, एग्रीगेट, क्या डालेंगे, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। क्या हेडिंग डालेंगे, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद वो मैं आपको बताता हूं कि आप लोग इस तरीके से 4 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। मेरे कहने से 4 कॉलम प्रिपेयर करिए, 1 2, ठीक है जी, 3 और 4, इस तरीके से 4 कॉलम प्रिपेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। 4 कॉलम प्रिपेयर करेंगे और जब 4 कॉलम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, पहले कॉलम में आप लोगों को लिखना है इनकम। क्या लिखना है, इनकम। दूसरे में आपको लिखना है, इनकम मतलब वाई। दूसरे में आपको लिखना है कंजम्पशन। क्या लिखना है, कंजम्पशन यानी सी। तीसरे में आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट यानी आई। और चौथे में लिखना है एग्रीगेट डिमांड विच इज द सम ऑफ C+I, ब्रैकेट में लिखिएगा। तो आप लोगों को टोटल इसमें तकरीबन कुछ 6 एक लेवल सिखाऊंगा मैं, 6 एक लेवल आपको बनाने हैं। मैं बना बना के दिखा दूंगा आपको इस तरीके से, मतलब 6 लाइन। मेरे पास तो लाइन नहीं है, आपके पास तो नोटबुक है, तो लाइन बनी बनाई होंगी आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है जी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। 4 हो गई हैं, 5वीं लाइन ये आ गई है और 6 लाइन मेरी ये आ गई है, ठीक है। तो 6 लाइन मेरे पास आ चुकी हैं, नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो टेबल हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी, टेबल नोट करेंगे 0 100 200 300 400 500 और लास्ट में 600, ठीक है। 600 ये आ जाएगा 40। मीटिंग खत्म होने वाली है, प्लीज तेजी से चलाइए। 120 200 280, उसके बाद 360, उसके अलावा 440, उसके अलावा 520 और इन्वेस्टमेंट में 2020 हम ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या ले लेंगे, 2020 ले लेंगे, हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है जी। और एडी जो है वो सम करके कितना आ गया, 60, देन 140, देन उसके बाद 220,
क्योंकि इसको जोड़ जोड़ के आ रहा है, पता है ना किस किस को जोड़ रहा हूं मैं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, इन दोनों को ऐड कर करके मेरा जो है क्या बन रहा है, एडी बन रहा है। तो और क्या आ जाएगा 220 के बाद 300 380 300 380, देन उसके बाद 460 460 और 540, ये बन गया। तो ये मेरा एडी शेड्यूल बन चुका है। कुछ कुछ बातें जो है आप लोगों को बस इसमें ध्यान रखनी है। इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, और जीरो लेवल के सामने जो कंजम्पशन होता है इसी को हम लोग सी बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी बार। सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, अभी आएगा आगे। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। कोई पूछने लगे कि आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो क्या है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन 40। क्लियर है। बाकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। एक बात और है कि इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट, इसलिए वो 20 है। और बार बार आपको सिंपल पता है कि सी और आई को जोड़ने से क्या निकल रहा है, ईडी निकल रहा है। क्लियर हो गई बात। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छे से सही में समझ में आ गई है तो प्लीज सी फॉर कैट टाइप कर दें जल्दी से। सभी बच्चे सी फॉर कैट टाइप करें अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है तो। सी फॉर कैट टाइप कर दीजिए जल्दी से। और अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन भी कर लिया है, सारा सारा नोट डाउन हो गया, तो प्लीज डी फॉर डेली टाइप कर दीजिए। अगर आपका नोट डाउन हो चुका है तो, नोट डाउन हो चुका है तो डी फॉर डेली टाइप कर दीजिए। हो गया। चलिए थैंक यू सो मच। अभी जो है क्लास अभी खत्म नहीं हो रही है, एक मीटिंग बाकी है।